हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम 65वीं मेंस में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस संबंध में पढ़ाएंगे। 65वीं बीपीएससी में पटना कलम से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि इतिहास में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के सेक्शन से, उसमें कला से एक प्रश्न जरूर आता है। पटना कलम 45वीं बीपीएससी, 48वीं बीपीएससी, 52वीं बीपीएससी और 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो हो सके कि 65वीं बीपीएससी में भी पूछ सकता है। प्रश्न पूछा था, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये प्रश्न है, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी भूमिका लिखेंगे। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है और यह क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बहुत ज़्यादा हुआ है। पटना कलम चित्रकला का विकास मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न परिस्थिति में हुआ था। क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, अब जो कलाकार थे वह बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय जो आश्रयदाता था उसके यहाँ ये कलाकार पहुँचे और वही कारण था कि पटना, मुगल साम्राज्य में जो काम करने वाले कलाकार थे वो पटना पहुँचे और तब यह जो कला है उसका विकास हुआ पटना में। इसीलिए इसको पटना कलम के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समय इस कला के चित्रकारों को राज दरबार में प्रोत्साहन मिला, परंतु औरंगजेब द्वारा राज दरबार से कला के विस्थापन तथा मुगलों के पतन के बाद विभिन्न कलाकारों ने क्षेत्रीय नवाब के यहाँ आश्रय लिया। मैंने पहले ही बताया, इससे कला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप उभरे जिनमें पटना शैली प्रमुख है। ये है भूमिका। आप शुरू में अगर इस तरह लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपसे बहुत प्रभावित होगा और आपके अंक बढ़ने की संख्या, आपके अंक जो हैं बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे आपके। अगर इस तरह आप भूमिका लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं, इसे आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। कतिपय विद्वान इसे कंपनी काल में विकसित होने के आधार पर कंपनी शैली भी कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय इसका विकास हुआ पट्टा कला का, इसलिए इसको कंपनी शैली यानी ब्रिटिश शैली भी कहते हैं। इस शैली पर एक और मुगल शाही शैली का प्रभाव है, तो दूसरी और तत्कालीन ब्रिटिश कला का भी प्रभाव है। कहा गया है कि जो पटना शैली है उस पर मुगल शैली का भी प्रभाव है और ब्रिटिश काल की शैली का भी उस पर प्रभाव है। इसके अतिरिक्त इसमें स्थानीय विशेषताएं भी स्पष्ट है। मतलब पटना में जो स्थानीय विशेषताएं थी वह भी इस कला पर देखने को मिलता है। मुगल तत्व, स्थानीय भारतीय तत्व एवं यूरोपीय तत्वों के सम्मिश्रण के कारण इस शैली की अलग पहचान बनी है। ये चित्र तत्कालीन स्थानीय जनजातियों के जीवंत दस्तावेज हैं। तत्कालीन नौ धनाढ़ भारतीय एवं ब्रिटिश कला प्रेमी इस कला के संरक्षक और खरीदार थे। अब ये कलाकार ने पटना शैली का चित्र बनाया, अब इसको कौन खरीदेगा? तो जो नौ धनाढ़ भारतीय थे, मतलब जो धनी भारतीय थे वो खरीदते थे, या ब्रिटिश कला प्रेमी जो ब्रिटिश शासन के समय जो इस कला को समझते थे, इसके प्रेमी थे, वो इसको खरीदते थे। अब पटना कलम की मुख्य विशेषताएं क्या था? समान जनजीवन का इसमें चित्रण था। बैकग्राउंड एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग किया गया था। जो बैकग्राउंड होता है उसका कम प्रयोग हुआ था। स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी। चित्रकारी में बारीकी एवं अलंकार का प्रभाव देखने को मिला। रंगों का समायोजन भी देखने को मिला। अगर इस तरह आप डायग्राम बना के दिखाते हैं तो नंबर जो है एग्जाम में ज़्यादा देता है। अब समान जनजीवन का चित्रण, पहले हम इसको देखेंगे। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। इसे कागज, अभ्रक और कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। मतलब केवल इसको कागज पर ही नहीं बनाया गया, अभ्रक और कहीं कहीं पर हाथी दांत पर भी बनाया गया है। इस शैली का प्रमुख कथा विषय जनसाधारण के सामान्य जीवन को बनाया गया है। मतलब जनसाधारण का जो जीवन है, जनजीवन जो है जन सामान्य का, उसको इसमें दिखाया गया है। जैसे
लकड़ी काटता हुआ बढ़ई का चित्र दिखाया गया है। मछली बेचती हुई औरत का चित्र दिखाया गया है। पालकी उठाए हुए कहार का चित्र दिखाया हुआ है। जो पहले पालकी में भी नई दुल्हन को ले जाया जाता था। पहले गाड़ी सवारी नहीं हुआ करता था, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता था, तो पालकी से ही शादी होने के बाद जो बहू होती थी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था। खेत जोतता हुआ किसान को दिखाया गया है। कुछ चित्र चमड़ा, धातु तथा शीशे पर भी उकेरे गए हैं। मतलब कुछ जो चित्र हैं पटना कलम के, वह चमड़ा, धातु और शीशे पर भी उकेरे गए हैं। बैकग्राउंड एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग किया गया है। चित्रों में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का कम प्रयोग हुआ है। मनुष्यों के चित्रों में ऊंची नाक, भारी भवे पतले चेहरे, गहरी आंखें, पुरुषों की घनी मूछें दिखाई गई हैं इस चित्र में। तस्वीर को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम हुआ है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति। पटना कलम शैली के कुछ चित्रकारों ने अपनी कल्पनाओं को भी चित्रित किया है। मतलब जो उनके मन में आया उसको भी इसमें चित्रित किया गया है। जैसे महादेव लाल की नायिका का विरह अवसाद का चित्रण, माधोलाल की बिरहनी नायिका का चित्रण, शिवलाल द्वारा चित्रित मुस्लिम निकाह, यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का चित्र सुंदर और भावगम्य है। ये सब उसमें दिखाया गया है। अब चित्रकारों को बारीकी एवं अलंकार का ज्ञान, उसके बारे में भी जानिए। पटना कलम के चित्रकारों को बारीकी एवं अलंकरण में महारत हासिल था। चिड़ियों का चित्रण खास तौर पर देखने योग्य है। पक्षियों के एक एक पंख एवं रोए का स्पष्ट अंकन है। शायद कलाकारों को पक्षियों के शरीर विज्ञान की गहन जानकारी थी। मतलब जो पक्षी का चित्र बनाया गया है उसके एक एक पंख एवं रोए को भी स्पष्ट चित्र में दिखाया गया है। यह इसकी खूबी है। रंगों का समायोजन। तस्वीर को बनाने में पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम हुआ है इसमें। यह भी एक इसकी विशेषता है। अब ये रंग पत्थर, घास, फूल तथा पेड़ों की छाल से बनाए जाते हैं। जैसे कुसुम के फूल से पीला, हरसिंगार से लाल, लाजवर्त पत्थर से नीला, कागज की स्याही से काला रंग, सफ़ेद रंग मिट्टी से बनाया जाता है। मतलब इसमें नेचुरल रंगों का प्रयोग किया गया है। महीन कामों के लिए कलाकार एक या दो बालों वाले ब्रशों का प्रयोग करता था। ये ब्रश गिलहरी के पूंछ के बालों से बनाई जाती थी। कारण यह कि वे एक साथ मजबूत और मुलायम दोनों होते थे। बकरी, सूअर अथवा भैंसों के बालों से मोटे कामों को करने के लिए ब्रश बनाया जाता था। ये बाल अपेक्षाकृत कड़े होते थे। करापन कम करने के लिए पहले इस बालों को उबाला जाता था, तब इनका प्रयोग किया जाता था। रंग का निर्माण प्राकृतिक माध्यम से, जैसे नीले पत्थर से नीला रंग, गेरू मिट्टी से लाल रंग, सीप को जलाकर सफ़ेद रंग, तेल के दीपक से पुलिया के काला रंग, चटकदार पीला रंग के लिए गाय को हल्दी खिलाकर उसके मूत्र से प्राप्त किया जाता था। रंग को कैसे प्राप्त किया जाता था? प्राकृतिक रूप से। यह भी अगर आप एग्ज़ाम में दिखाएंगे अपने प्रश्नों के उत्तर में तो आपको अधिक नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग हुआ है। पटना कलम शैली और मुगल शैली में अंतर क्या है, इसको भी आपको प्रश्न उत्तर में दिखाना होगा। पटना कलम मुगल शैली से प्रभाव ग्रहण करते हुए भी उससे पूरी तरह से पृथक है। मुगल शैली की भव्यता पटना कलम में नहीं दिखती है। मुगल शैली के चित्रांकन की विषय वस्तु का संबंध समाज के कुलीन वर्गों से था, जबकि पटना कलम के चित्रांकन का संबंध आम लोगों के जीवन से जुड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि मुगल शैली में जो चित्र थे वह कुलीन वर्गों से जुड़े थे, जबकि पटना कलम के जो चित्र हैं वह आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। पटना कलम के चित्रों का एक बड़ा भाग व्यापारिक वस्तुओं के नमूने के रूप में भी बनाया जाता था। व्यापारिक जो लोग थे वे अपने वस्तुओं के नमूने भी इन पटना कलाकारों के द्वारा बनवाते थे। पटना कलम के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे?
सेवक राम, हुलास लाल, श्री जयराम दास, शिवदयाल लाल, गुरु सहाय लाल आदि पटना कलम के अंतिम महान कलाकार ईश्वर प्रसाद वर्मा के पटना से कलकत्ता चले जाने के बाद इस कला को बनाए रखने के लिए राधा मोहन बाबू ने अथक प्रयास किया था। जो कलाकार थे वे सब अगर पटना से चले गए थे, तब राधा मोहन बाबू जो थे वही पटना में इस कला को जीवंत रखे हुए थे। कला के पारखी राधा मोहन बाबू को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है। राधा मोहन बाबू का निधन 1997 में हो गया। इनके बारे में अगर आप बता देंगे तो थोड़ा नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर एवं अविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कलाकारों की शैली पर पटना शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। मतलब जो पटना शैली है उसका प्रभाव रविंद्रनाथ टैगोर और अविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कलाकारों के भी चित्र में देखने को मिलता है। पटना सिटी के पश्चिम दरवाज़ा और गोलघर का चित्रांकन पटना कलम के महत्व को उजागर करता है। जो पटना सिटी है उसका पश्चिम दरवाज़ा पर भी ये पटना शैली का चित्र बनाया गया है और गोलघर का जो चित्रांकन है उस पर भी पटना कलम का जो चित्र है वो दर्शाया गया है। निष्कर्ष, लगभग 2 शताब्दी तक यह शैली प्रचलित रही, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से यह शैली तेजी से लुप्त होने लगी। अब क्यों लुप्त हुआ, आइए इसको भी जानते हैं। कलाकार आश्रयहीन होने लगे और जीविका की तलाश में अन्य व्यवसायों की ओर मुड़ने लगे। मतलब जो कलाकार थे, अब पटना शैली का महत्व रहा नहीं तो जीविका की तलाश में वह इधर उधर जाने लगे। अतः आर्थिक कारणों से यह कला तेजी से विलुप्त की ओर अग्रसर हुई, मतलब समाप्त होने लगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह मधुबनी पेंटिंग को सरकार आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, उसी प्रकार के प्रयास पटना कलम को बचाने के लिए भी किए जाने चाहिए। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा हर तरह के प्रयास किए जा रहा है, उसी तरह का प्रयास पटना कलम के जो चित्रकार हैं उनके लिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बिहार की गौरवशाली कला की अमूल्य धरोहर है। पर्यटन उद्योग के विकास में भी यह सहायक हो सकता है तथा रोजगार भी बढ़ सकता है इससे। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना तथा पटना म्यूजियम में पटना कलम की कलाकृति मौजूद है। अगर आप कभी पटना जाइए तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में जाकर इसको देख सकते हैं। पटना म्यूजियम में भी पटना कलम के चित्र जो है मौजूद हैं। सरकार के द्वारा इस कलाकार को संरक्षण देने के लिए आवश्यकता है। सरकार जो है इसके कलाकार को और इस चित्र को संरक्षण देने के लिए आगे आना चाहिए सरकार को, तभी इस कला को बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये पटना कलम के संबंध में मेंस के व्यू से एक छोटी सी जानकारी है। आप चाहे तो इस आंसर राइटिंग में कुछ और जोड़कर इसे और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर जो है मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। मैं खुद जब मेंस दिया था तो मुझे जो है इसमें अच्छा नंबर मिला था उस समय, क्योंकि मैंने कॉपी निकलवाया और देखा था तो मुझे लगभग जो उस समय नंबर था लोगों को मिला था उससे बेहतर नंबर हमको दिया गया था, बेहतर नंबर। इसलिए इस तरह से अगर आप लिखेंगे 65वीं मेंस में तो आपको नंबर अधिक मिलेगा और हो सके कि आप SDM DSP बन सकते हैं, क्योंकि नंबर का ही खेल है। अच्छा नंबर मिलेगा तभी आप इस रैंक को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। मेंस ही रीड है, मेंस में अगर अच्छा नंबर आएगा तभी इंटरव्यू कॉल होगा, और अगर इंटरव्यू कॉल हो भी जाता है मेंस में अच्छा नंबर नहीं है तो फिर आप इंटरव्यू के बाद बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेंस पर फोकस कीजिए और लिखने का बार बार प्रयास कीजिए। किसी सब्सक्राइबर के द्वारा कहा गया था कि सर मेंस का भी प्रश्न उत्तर हमें अवेलेबल कराइए, तो प्रश्न उत्तर के रूप में मैंने आपके सामने ये रखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी प्रश्न उत्तर को हम लाएंगे जो BPSC में पूछा गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।